हेलो फ्रेंड्स, आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले क्रिटेशियस पीरियड में आसमान से माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मीटेरॉइड करीब 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और चंद समय में युकांटन पेनिनसुला के शैलो वाटर में जाके गिरा, जिसके गिरते ही मानो किसी हंसते गिलते ग्रह पर काले बादल बरस पड़े। बस फिर क्या था, 1500 किलोमीटर के रेडियस में आने वाली हर एक चीज इंस्टेंटली वेपोराइज हो गई और कुछ ही देर में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गए जिससे तबाही का एक मंजर फैल गया। अर्थक्वेक्स, सुनामीज, फॉरेस्ट फायर्स, एसिड रेन्स, मानो जीवों के साथ कोई खेल खेल रहा हो। दुनिया में मौजूद हर एक बड़े से बड़ा डायनासोर और छोटे से छोटा जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था और देखते ही देखते कुछ चंद घंटों में दुनिया का 75% जीवन नष्ट हो गया। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटेरॉइड एक शैलो समुद्र में जाके गिरा था। पर क्या डायनासोर वाकई में एक मीटेरॉइड स्ट्राइक से ही एक्सटेंट हुए थे? आज भी ज्यादातर साइंटिस्ट मीटेरॉइड स्ट्राइक वाली थ्योरी से ही क्यों कन्विंस्ड है? वैसे रीजन जो भी हो, इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 20 किलो से कम वजन वाले ही जीव जिंदा रह पाए और बाकी सारे जीव नष्ट नाबूद हो गए। छोटे जीव ही क्यों बच पाए, बड़े क्यों नहीं? वेल, सवाल तो बहुत है और इसे जानने के लिए बातें भी बहुत है और इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस वक्त उनके हालात क्या रहे होंगे। जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि साइंटिस्ट आज भी मीटेरॉइड स्ट्राइक वाली थ्योरी को ही फेवर करते हैं क्योंकि सिर्फ कुछ ही छोटे स्पीसीज जैसे कि टर्टल्स और अर्ली आंसर्स और क्रोकोडाइल जिंदा बच पाए थे, सारे छोटे जीव नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करें तो वो सारे जीव कैसे एक्सटिंक्ट हुए हो सकते हैं और क्यों सिर्फ क्रोकोडाइल और टर्टल्स ही बचे? वेल, एक्चुअल कल्प्रिट मीटेरॉइड स्ट्राइक ही हो सकता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग पानी के अंदर जा पाए और बच पाए। तो चलिए देखते हैं कि उस मीटेरॉइड स्ट्राइक के वक्त जो मंजर था वो कैसा रहा होगा, क्या लिखा था उस वक्त पर मौजूद सभी जीवों के भाग्य में। आज से 66 मिलियन साल पहले एक हंसते खिलते खुशहाल दिन पर एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटेरॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। उसका एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल के साथ टकराव इतना जबरदस्त था कि उससे एक सुपरसोनिक साउंड वेव क्रिएट हुई जिसकी आवाज इतनी लाउड थी कि प्लेनेट के दूसरी ओर मौजूद जानवरों के भी कान फाड़ते। जहां एटमॉस्फेयर में एंटर करने के 5 सेकंड के अंदर ही ये मीटेरॉइड मेक्सिको के युकांटन पेनिनसुला नाम के शैलो वाटर में जाके टकराया। जब ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और 460 ट्रिलियन टन वजन वाला हैवी मेटेरॉइड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया तो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस जगह पर एक 150 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसको आज हम चिक्सुलैब क्रेटर के नाम से जानते हैं। कंपैरिजन के तौर पर ये इतना गहरा है कि इसमें एक के ऊपर एक 24 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। अब आप इससे बस इमेजिन कर लो कि इस टकराव से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी। और साइंटिस्टों के अनुसार तो इतनी एनर्जी जिसे 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर एक चीज को इंस्टेंटली पिघला दिया, जिसके कारण उनकी हड्डियां तक नहीं बची। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स द कोलिजन वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट मीटेरॉइड के कुछ पीसेस अर्थ के द्वारा इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की वजह से बहुत ऊंचाई तक बाउंस बैक हुए। कुछ साइंटिस्टों का तो ये तक मानना है कि इस मीटेरॉइड के कई टुकड़े तो चांद तक भी पहुंच गए और जो नहीं पहुंचे थे वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वापस आग के गोले बनकर दूर दूर के इलाकों में बरसने लगे। और इन सब की वजह से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। टकराव की वजह से कुछ ही सेकंड में टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इतने सरक गए कि पूरे प्लेनेट पर मैग्नीट्यूड 12 के भूकंप शुरू हो गए। बोले तो हर जगह से पृथ्वी के अंदर का लावा एकदम फट के बाहर आने लगा था। जमीन पर रहने वाला हर एक जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहा था, पर कुदरत का ये वहशी रूप कोई भी जानवर नहीं झेल पा रहा था और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पृथ्वी के 30% जीवन नष्ट हो गया। और वहीं दूसरे तरफ पानी में रहने वाले जीव डरे हुए तो थे, पर साथ ही शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार हम तो सेफ है। बट क्या वाकई में ये सही था? वेल, वो शायद जीत से पहले की जश्न मना रहे थे क्योंकि तबाही का मंजर तो अभी एक्चुअली में बाकी था, बस कुछ और देर की कमी थी। इसलिए हम उनकी बात थोड़ी देर बाद करेंगे क्योंकि टेरेस्ट्रियल जीवों की मुसीबतें अभी तक खत्म नहीं हुई थी। मीटेरॉइड इम्पैक्ट और वोल्केनो के कारण हवा में उड़े छोटे जलते पत्थर ओलों की तरह जमीन पर बरसने लगे। लावा और जलते ओलों ने सारे जंगलों में आग लगा दी। मतलब जमीन आसमान में रहने वालों के लिए कहीं भाग के जाना नामुमकिन सा हो गया था। और इस वक्त अगर हम अपनी पृथ्वी को आउटर स्पेस से देखते तो वो दूर से देखने पर हमें ये एक लाल गोले की तरह दिखाई देता। यही वो मंजर था जब तक
पृथ्वी पर मौजूद 50% से भी ज्यादा जीवन नष्ट हो गया। पर वो कहते हैं ना, प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। बस वही हुआ। वोल्केनिक इरप्शन और फॉरेस्ट फायर ने पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिक गैसेज के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बड़े जीवों को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और तो और ये टॉक्सिक गैसेज बादल बनकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगे, जिसने वाटर बॉडीज को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। और यही वह समय था जब समुद्री जीव भी समझ गए कि अब उनका भी नंबर आने वाला है, क्योंकि कई सारे एक्वेटिक जीव इस हाईली टॉक्सिक गैसेज की वजह से मरने लगे थे और सरफेस पर मौजूद टॉक्सिक पानी से बचने के लिए वो गहरे पानी की ओर तैरने लगे। पर मेटेरोइड इम्पैक्ट और अर्थक्वेक से जन्मे सुनामीज उनके लिए मानो हर कदम पर मुश्किल पैदा कर रहे थे। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब अपने चरम सीमा पर थी। पोलर आइस देखते ही देखते पिघल गई, जिसने समुद्र का स्तर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया और पूरी दुनिया कई महीनों तक जैसे पानी के नीचे समा गई। और इस वजह से पृथ्वी के अब तक 60 से 65% लाइफ फॉर्म विलुप्त हो चुके थे। अब अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये भी उसी दिन हुआ जिस दिन मेटेरोइड ने स्ट्राइक किया, तो बॉस ऐसा नहीं है। बर्फ के पिघलने का मंजर तो स्ट्राइक के लगभग 4 से 6 महीनों के बाद शुरू हुआ। पूरी पृथ्वी पर भूकंप और वोल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर और जमीन से लावा निकलना अब तक कंटिन्यूसली हो रहा था। और वैसे अगर देखा जाए तो बर्फ के पिघलने और सुनामी की वजह से एक अच्छी चीज भी हुई। हर जगह जो आग लगी हुई थी वो इस बाढ़ से बुझा दी गई, जिस वजह से बचे हुए जीवों को थोड़ा चैन के सांस लेने का मौका मिल गया। पर टेक्निकली ऑफ कोर्स उनके लिए सांस लेना अभी भी थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्च इन सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट के दौरान अराउंड 15 ट्रिलियन टन ऑफ एश एंड डस्ट हवा में मिक्स हो गया, जिसने एक बड़ी सी चादर की तरह पूरी पृथ्वी को ढक दिया। जिसके टोटली कवर करने के बाद शुरू हुआ वो मंजर जिसकी कल्पना भी किसी जीव ने उस वक्त नहीं की थी। राखों के ग्लोब को पूरा कवर करते ही परेशानियां मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि सन ब्लॉक्ड होने की वजह से सारे जीव जो फोटोसिंथेसिस यूज किया करते थे, जिन पर पूरा फूड चेन डिपेंडेंट था, वो प्लांट और फोटोप्लैंक्टन्स धीरे धीरे करके मरने लग गए, क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिल रही थी। और इससे ऑब्वियसली पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया। इतना सब होने के बाद जो बची कुची कसर थी वो भी साल भर चलते आइस एज ने पूरी कर दी। सूरज ब्लॉक्ड होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया था और पूरा प्लेनेट अब जैसे किसी स्नोबॉल की तरह दिखाई दे रहा था। बस एक साल के अंदर ही अर्थ वेंट फ्रॉम बीइंग ए ब्लू बॉल टू ए रेड बॉल टू ए व्हाइट बॉल एंड वाइप्ड आउट एंटायर 75% ऑफ लिविंग स्पीसीज। वैसे तो पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन ने बहुत कुछ सहा था इस पूरे दुर्घटना के दौरान, पर यार जीवन हमेशा अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ लेता है। और इसमें एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स ज्यादा सक्षम होते हैं, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स, जो कि हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। और इसलिए तो कुछ साल बाद जब डस्ट पार्टिकल्स और एशेज नीचे सेटल होने लगे और डायरेक्ट आती धूप के कारण आइस एज खत्म हुआ, तब प्लांट्स के स्पोर्स जर्मिनेट होना शुरू हो गए। जगह जगह नन्हे पौधे उगने लगे और वक्त के साथ देखते ही देखते अर्थ फिर से हरा भरा बनने लगा। हरियाली के वापस आते ही ऑक्सीजन की मात्रा फिर से रिस्टोर होने लगी और सुकून से भरी दुनिया को एंजॉय करने के लिए फिर से लौट आए छोटे छोटे मैमल्स और रोडेंट्स, जो कि अपनी अपनी गुफा या किसी ऊंचाई पर जिंदा रह गए थे और मरे हुए जानवरों की लाशें खाकर जिंदा थे। यही वो जीव थे जिनकी वजह से पृथ्वी पर लाइफ फिर से पनपने लगी। इनमें एवोल्यूशन आया और नए नए मैमल्स आए, जैसे कि राइनोस, अदर लार्जर मैमल्स। यहाँ आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम जो अपने आप को सबका बॉस समझते हैं, वो सिर्फ 5 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए थे, यानी बस सिर्फ 50 लाख साल पहले। वैसे इन सब में एक तो काबिले तारीफ है कि सिर्फ 50 लाख सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है कि हमारे इंटेलिजेंस की वजह से हम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। ये मेटेरोइड एक ऐसी जगह पर गिरा था जो कि एक शैलो समुद्र था। ऐसे दुनिया में सिर्फ 7 और प्लेसेस है युकाटन पेनिनसुला के अलावा, यानी कि 13% चांस था कि वो मेटेरोइड इन 8 क्रिटिकल प्लेसेस पर गिरता और तबाही मचाता। पर जरा 1 मिनट के लिए ये मान लो कि अगर वो मेटेरोइड शैलो वाटर में ना गिरा होता, किसी गहरे समुद्र में गिरा होता, क्या तब भी हमारी हालत सेम होती? जो भी जवाब है फ्रेंड्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डिस्कशन छेड़ते हैं कि हालत बेहतर होती या बदतर होती। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो एक लाइक जरूर करना। नए हो इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ताकि आप आगे आने वाली ऐसी वीडियोस को मिस ना कर सको।